बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ यूनिट हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स। तो एनवायरनमेंट हमने देखा, एनवायरनमेंट क्या होता है। लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सराउंडिंग होती है वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनवायरनमेंट कहलाती है। और हमने डिस्कस किया था इस सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर हमने बात की इकोसिस्टम की कि इकोसिस्टम क्या होता है। इट इज़ द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। कम्युनिटी क्या होती है? अब जिस तरह बहुत सारे इंसान पूरी दुनिया के या किसी कंट्री के, किसी रीजन के, ये एक पॉपुलेशन है। फिर इसी तरह किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन। तो जब ये बहुत सारी पॉपुलेशंस इकट्ठी रहती हैं या इनको हम फिर क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। तो कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये कम्युनिटी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी आपस में जब इंटरेक्ट करती है या फिर यही कम्युनिटी अपने एनवायरनमेंट सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करती है, या इनका आपस में रिलेशनशिप और एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप जहाँ पे होता है, उस एरिया को, उस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। फिर इकोसिस्टम या जो इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ या एनवायरनमेंट के साथ, इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं या फिर एनवायरनमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। फिर हमने बात की कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। फिर टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, क्योंकि बायोलॉजी का यूनिट है ये, तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स फिर हमने डिस्कस किए कि 3 बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वो कंपोनेंट्स या वो लिविंग थिंग्स या वो बायोटिक फैक्टर्स कहलाए जाते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दोज living organisms that produce their own food are known as producers, and next one is consumers के जो producers पे depend करते हैं या they feed on producers and other consumers, जो दूसरे consumers होते हैं उन पे depend करते हैं। फिर consumers की 3 टाइप्स हमने डिस्कस की कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, और ओमनीवोर्स जो कि दोनों पे डिपेंड करते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स पे भी और दूसरे कंज्यूमर्स पे। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऐसे बायोटिक फैक्टर्स को हम ओमनीवोर्स कहते हैं। फिर थर्ड बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम का था डिकम्पोजर्स, यानी कि जो डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, यानी कि डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को तोड़ते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। फिर आज हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है? इट इज़ द नेचुरल होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चूँकि हम एनवायरनमेंट के बारे में जान चुके हैं, इकोसिस्टम के बारे में जान चुके हैं, तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए। तो जो जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का इकोसिस्टम या उनकी एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है, तो जो नेचुरल होम होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, नेचुरल होम मीन्स ये जो हम अपने घर बनाते हैं वो नहीं, हम जिस इलाके में रहते हैं वो एक नेचुरल इलाका है। तो नेचुरल होम को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी।
यानी कि वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वो नेचुरल प्लेस हो, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। अब हैबिटेट दो चीज़ों से, दो कंपोनेंट्स या दो फैक्टर्स से मिलके बना है, फिज़िकल फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स, या हम कह सकते हैं कि एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक या फिज़िकल फैक्टर्स में सॉइल, मॉइस्चर या वाटर, टेम्परेचर एंड लाइट, ये एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं हैबिटेट के। और बायोटिक फैक्टर्स हैबिटेट के फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि हम अपनी खुराक पे, फीडिंग रिलेशनशिप्स की हमने बात की कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर फूड के लिए। तो जो फूड अवेलेबिलिटी है वो बायोटिक कंपोनेंट है हमारे हैबिटेट का, यानी कि प्लांट्स हैं तो हम अगर उनको यूज़ करते हैं एज अ फूड तो वो हमारा बायोटिक फैक्टर है हमारे हैबिटेट का। फिर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर्स, ये भी एक बायोटिक कंपोनेंट है, यानी कि जिन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें ख़तरा है उनको प्रीडेटर्स हम कहते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस ये भी एक फैक्टर है हैबिटेट का, यानी कि जिस हैबिटेट, जिस जगह में हम रहते हैं वहाँ पे एक बायोटिक फैक्टर प्रीडेटर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ये एब्सेंट भी हो सकता है। तो टाइप्स डिफरेंट हैं हैबिटेट के, तो इनमें जो मेजर टाइप्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो 5 मेजर टाइप्स हैं हैबिटेट की। सबसे पहले वाटरलैंड, फिर फॉरेस्ट हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट, ग्रासलैंड हैबिटेट एंड टंड्रा हैबिटेट। वाटरलैंड हैबिटेट, इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। ये वो हैबिटेट या वो एरिया या रहने की जगह, वो नेचुरल होम जहाँ पे वेयर वाटर इज़ प्रेजेंट फॉर सम टाइम इन अ ईयर, यानी कि पूरे साल में पानी अवेलेबल हो इस जगह में, या फिर इसको हम वाटरलैंड को वेट लैंड भी कहते हैं, यानी कि नम जगह जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। और ये कैसी जगह होती हैं? फाउंड नियर द बैंक ऑफ रिवर्स, लेक्स, फ्लैट एरियाज विद इनफ रेनफॉल, या तो ये जो रिवर्स जहाँ से पास होती हैं उनके किनारों पे जो एरिया होता है वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि सॉइल इज़ वेट ऑफ वाटर, तो वेट लैंड इसको हम कहते हैं। फिर जहाँ पे लेक्स हों वहाँ उस सॉइल में नमी ज़्यादा होती है, वो सॉइल वेट होती है, उसको भी हम वाटर लैंड कहते हैं। फिर जो फ्लैट एरियाज़ हो वहाँ पे रिवर्स, लेक्स तो ना हो लेकिन रेनफॉल इतनी होती है कि वो हमेशा वेट रहते हैं, तो ऐसे एरियाज़ क्या कहलाते हैं? वाटर लैंड कहलाते हैं। सो दीज आर द एरियाज़ वेयर वाटर इज़ प्रेजेंट for some time in a year, and these areas are found near the bank of rivers, lakes and maybe flat areas with enough rainfall. फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये जो वाटर लैंड हैबिटेट है, ये जो नेचुरल होम है, इसमें एनिमल्स कौन से हैं और इसमें प्लांट्स कौन से, यानी कि यहाँ पे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये नेचुरल हैबिटेट है। तो ये काउज़ का, बफेलोज़ का, गोट, फ्रॉग्स, डक्स, टर्टल्स, फिश वगैरह ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये हैबिटेट है। और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वीट, कॉटन एंड राइस। तो राइस बच्चों आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि वहाँ पे पानी ज़्यादा टाइम खड़ा रहता है, यानी कि पानी के बग़ैर राइस नहीं ग्रो कर सकता। इसी तरह डक्स को भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि पानी वाली जगह पे, ऐसी जगह जहाँ पे पानी भी हो, थोड़ी खुश्की भी हो, और यानी कि वाटर लैंड में ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो हैबिटेट है वो वाटर लैंड है।
तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटरलैंड हैबिटेट में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट है, तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट फॉरेस्ट हैबिटेट है। तो फॉरेस्ट हैबिटेट ऐसी जगह या ऐसा नेचुरल प्लेस या नेचुरल होम विच गेट्स इनफ रेनफॉल, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और इसके बावजूद उसका जो टेम्परेचर होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, वार्म होता है। यानी कि पानी भी ज़्यादा अवेलेबल होता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे प्लेस में जो ट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा पानी अवेलेबल है तो इससे भी ग्रोथ उनकी ज़्यादा होती है। तो फॉरेस्ट हैबिटेट में रेनफॉल ज़्यादा होता है, दीज एरियाज़ गेट्स इनफ रेनफॉल, और दूसरी बात कि इनका टेम्परेचर वार्म होता है, तो ये हेल्प करता है ट्रीज़ की ग्रोथ में। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ इस एरिया में ग्रो करते हैं। फिर ये फॉरेस्ट या जो ये हैबिटेट है, ये नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, यानी कि इसमें ट्रीज़ इतने ज़्यादा होते हैं, जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे उतना वाटर एब्जॉर्ब होगा। तो इसकी सॉइल या इस लैंड में या इस एरिया में वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। इस सॉइल में या इस लैंड में वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है, जितना पानी आता है, ज़्यादा पानी आता है और ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होती है। तो ये इसका, इस एरिया की या इस हैबिटेट की खुसूसियत है, मेन प्रॉपर्टी है कि इट एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर। फिर इस हैबिटेट या फिर ये जो हैबिटेट है कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो स्पाइडर्स, स्क्विरल्स, मंकी, चिंपैंजीज, टाइगर और इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स का नेचुरल होम है फॉरेस्ट। और फिर ट्रीज़ तो, प्लांट्स तो ग्रो ही करते हैं। फिर जो फंजाई और मोजेस हैं ये भी ऐसे एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास हैबिटेट की टाइप है डेजर्ट हैबिटेट, और ये ऐसे एरिया होते हैं, ऐसा नेचुरल होम होता है जो कि हॉट, ड्राई और सैंडी होता है। हॉट, ड्राई एंड सैंडी एरिया डेजर्ट विद लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पे जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वो बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, वेरी वार्म प्लेस, और एयर इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई। और जो एयर होती है ऐसे एरिया में वो हॉट होती है ड्यू टू वार्म टेम्परेचर, और इसमें मॉइस्चर भी नहीं होता, वाटर कंटेंट्स भी नहीं होते। फिर जो एनिमल्स होते हैं या ये एडाप्टेशन शो करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स जो कि डेज़र्ट में, जिनका नेचुरल होम है डेज़र्ट, ये एडाप्टेशन शो करते हैं। यानी कि जो एनिमल्स हैं वो डे टाइम में सो जाते हैं या अपने बिलों में, अपने जो उनके ख़ास एरियाज़ होते हैं वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि बाहर जो होता है वो धूप होती है और शदीद गर्मी होती है, शदीद हॉट टेम्परेचर होता है। क्योंकि ये सैंडी एरिया है तो ज़्यादा हॉटनेस होती है। और ये नाइट में बाहर आते हैं क्योंकि सैंड नाइट में ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर लो हो जाता है, तो ये फिर रात में बाहर आते हैं और अपनी खुराक तलाश करते हैं। तो इस ऐसे एनिमल्स जो कि दिन को सोएं और रात को जागें, ऐसे एनिमल्स को हम नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं। सो व्हाट आर नॉकटर्नल एनिमल्स? द एनिमल्स दैट स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम and come out at the night time,
आर नोन एज नॉक्टर्नल एनिमल्स। फिर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं या तो थिक होते हैं या फिर डेजर्ट प्लांट्स के लीव्स बिल्कुल नहीं होते, ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो, वाटर लॉस ना हो, क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होती है और पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता, तो जो होता है उसको बचाते हैं। फिर डेजर्ट के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो कैमल, स्नेक, फॉक्स और लिजर्ड का नेचुरल होम है डेजर्ट। और प्लांट्स की बात करें तो कैक्टस, एकेशिया, पाम, जिजिपस, ओपनशिया, ये जो प्लांट्स हैं इनका नेचुरल होम है डेजर्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो हैबिटेट है वो है ग्रासलैंड। ऐसे एरियाज़ या ऐसा नेचुरल होम, ऐसा प्लेस जहाँ पे रेनफॉल कम हो, डेजर्ट से ज़्यादा हो लेकिन कम हो, तो वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप नहीं हो सकते। तो हमने बात की कि ट्रीज़ को वाटर ज़्यादा चाहिए होता है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो तभी ग्रो करेंगे। तो ऐसे एरियाज़ में फिर रेनफॉल जब कम हो, पानी कम हो, तो फॉरेस्ट डेवलप नहीं होते। सो फॉरेस्ट डू नॉट डेवलप इन सच एरियाज। तो फिर जो छोटे प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं, ये उस लैंड को ऑक्युपाई कर देते हैं, तो इसीलिए इसको फिर हम ग्रास लैंड कहते हैं। यानी कि दी एरियाज वेयर फॉरेस्ट डू नॉट डेवलप ड्यू टू लो रेनफॉल या लिटिल रेनफॉल, सच एरियाज आर ऑक्युपाइड बाय ग्रासेस। अब ग्रासलैंड में ट्रीज़ हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, अगर होंगे तो काफ़ी कम होंगे, यानी कि पैचेस ऑफ ट्रीज़ आर फाउंड, वेरी फ्यू ट्रीज़ आर फाउंड इन सच हैबिटेट। फिर ये कौन से ऑर्गेनिजम्स का नेचुरल होम है ग्रासलैंड? लायन, ज़ेब्रा, जिराफी, रैबिट्स, एलिफेंट्स वगैरह का ये नेचुरल होम है। और अगर ग्रासेस की हम बात करें, क्योंकि ट्रीज़ तो बिल्कुल नहीं होते या फिर चंद ट्रीज़ होते हैं, तो ग्रास ने ऑक्युपाई किया होता है इस लैंड को। तो ग्रास स्पीशीज़ को अगर हम कहें कि कौन सी ग्रास स्पीशीज़ का हैबिटेट है, तो इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। चंद के नाम यहाँ पे मेंशन है कि पर्पल नीडल ग्रास, वाइल्ड ओट्स, फॉक्सटेल ग्रास एंड बफेलो ग्रास। ये ग्रासेस की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनका नेचुरल होम ग्रासलैंड हैबिटेट है। फिर लास्ट हमारे पास आ जाता है टंड्रा। ऐसा हैबिटेट या ऐसा एरिया जो कि बहुत ही ठंडा हो, वेरी कोल्ड एंड विंडी, और जहाँ पे बहुत हवाएं चलती हों, तो ऐसे एरियाज़ ट्रीलेस होते हैं, यहाँ पे ट्रीज़ नहीं होते। सो टंड्रा हैबिटेट those areas that is very cold and windy and it is also treeless, yeah, trees are not found in these areas. So all the year what is the reason यहाँ पे trees क्यों नहीं होते, cold क्यों होता है? क्योंकि all the year covered with ice and snow, ये areas पूरा साल इस एरिया में बर्फ़ होती है या बर्फ़बारी होती है, और ये एरिया कवर्ड होता है बर्फ़ के साथ, बर्फ़ जमी होती है। तो यानी कि इसका जो ज़्यादातर इलाका होता है वो फ्रोज़न होता है, तो फ्रोज़न लैंड भी इसको कहा जाता है। सो इसके अलावा फ्रोज़न लैंड हमें पता है कि जो पोलर रीजन्स हैं अर्थ के, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वो हमेशा आइस से कवर्ड रहते हैं, तो उनको पोलर लैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ के बिल्कुल कोने पे होते हैं, कोने पे दूसरे पोलर रीजन्स। तो पोलर रीजन्स भी आइस से पूरा साल कवर्ड रहते हैं, तो इनको पोलर रीजन्स को टंड्रा भी कहा जाता है। और टंड्रा जो हैबिटेट है उसको
या टंड्रा जो लैंड है, प्लेस है, उसको पोलर लैंड्स भी कहा जा सकता है। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स का ये नेचुरल होम है या हैबिटेट है? तो पोलर बियर का नेचुरल हैबिटेट है टंड्रा। स्नो फॉक्स, डॉग्स विद लॉन्ग फर, यानी कि ख़ास किस्म का डॉग है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं बॉडी पे, तो उसका ये नेचुरल हैबिटेट है। तो प्लांट्स की अगर बात की जाए तो मोज प्लांट्स, विलो एंड बियरबेरी, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनका ये नेचुरल होम है टंड्रा। तो आज हमने हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया। तो हैबिटेट आर द नेचुरल होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर दे लिव। और फिर हमने टाइप्स की बात की, तो 5 टाइप्स थी। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया वाटरलैंड को, और इसको हम वेटलैंड भी कहते हैं। तो एरियाज़ वेयर, जहाँ पे पानी ज़्यादा प्रेजेंट होता है, एरियाज़ वेयर मच वाटर इज़ प्रेजेंट इन ईयर, यानी कि पूरा साल जहाँ पे पानी ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ऐसे एरिया को हम वाटरलैंड कहते हैं। और ये एरिया कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होम है, यानी कि इस एरिया में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? तो इसमें डक्स पाई जाती हैं, फिशेस होते हैं, और इसके अलावा गोट्स हमारे पास आ जाती हैं, जिनका नेचुरल होम जो है वो क्या है, वाटरलैंड है। काउस हैं। और फिर हमने बात की थी कि टर्टल्स का ये नेचुरल होम है वाटरलैंड। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी, नेक्स्ट हैबिटेट था हमारा फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट की हमने बात की कि ऐसा एरिया जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो, इनफ रेनफॉल, ठीक है, और टेम्परेचर इसका वार्म हो, ठीक है, वार्म टेम्परेचर हो, जो कि हेल्प करता है ट्रीज़ को ग्रो करने में, ठीक है। तो ट्रीज़ फिर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो नेचुरल रीअब्ज़ॉर्बर के तौर पे ये एरियाज़ या फॉरेस्ट हैबिटेट एक्ट करता है। तो ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नेचुरल हैबिटेट है? तो इसमें बहुत सारे हैं। इसमें हमारे पास टाइगर है, मंकी है, मंकी का नेचुरल होम क्या है, फॉरेस्ट है। चिंपैंजी हो गया। तो इस तरह बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स की अब बात करें तो मोज, और इसके अलावा एक फंजाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि फॉरेस्ट में पाया जाता है। मशरूम जिसको आप कहते हो, फंजाई की एक टाइप है मशरूम जो कि फॉरेस्ट हैबिटेट में पाया जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है डेज़र्ट। डेज़र्ट की हमने बात की थी। तो डेज़र्ट में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती, एरियाज़ वेयर वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हॉट और ड्राई होता है, वेरी हॉट टेम्परेचर, और इसकी एयर वार्म और ड्राई होती है, मॉइस्चर नहीं होती। तो फिर कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये नेचुरल हैबिटेट है डेज़र्ट? तो इसमें कैमल हैं, ऊँट आप अक्सर डेज़र्ट्स में देखते हैं, ठीक है। ख़ास किस्म के स्नैक्स हैं, उनका ये नेचुरल हैबिटेट है। फिर लिजर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है। और प्लांट्स में कैक्टस प्लांट, अक्सर ये डेकोरेटिव तौर पे भी घरों में होता है। तो कैक्टस प्लांट है, एकेशिया ट्री, तो इस तरह के दूसरे डिफरेंट प्लांट्स हैं जिनका नेचुरल हैबिटेट है डेज़र्ट। फिर हमने बात की नेक्स्ट टाइप ऑफ हैबिटेट विच इज़ ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड में हमने क्या डिस्कस किया
कि जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, नॉट इनफ रेनफॉल, ठीक है। और ऐसे एरियाज़ में फिर ट्रीज़ ग्रो नहीं कर सकते, ट्रीज़ नहीं डेवलप होते, तो ग्रासेस जो हैं वो इस एरिया को कवर कर दें। दोज एरियाज़ आर कवर्ड विद ग्रासेस। और फिर ग्रासेस की हमने बात की कि जिनका नेचुरल हैबिटेट है, और इसके अलावा एनिमल्स की हमने बात की कि ज़ेब्रास, रैबिट्स वगैरह, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं ग्रासलैंड, इनका नेचुरल हैबिटेट है, लायन है इसमें, ठीक है। और फिर लास्ट वन हमारे पास था टंड्रा, फ्रोज़न लैंड जिसको हम कहते हैं, या पोलर लैंड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये एरियाज़ कवर्ड होते हैं आइस से। दोज एरियाज़ दैट आर कवर्ड with ice throughout the year and much of the land is frozen. So ऐसे एरियाज़ को हम क्या कहते हैं, टंड्रा कहते हैं। और ये टंड्रा कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? पोलर बियर हमारे पास, डॉग्स विद लॉन्ग फर, ख़ास किस्म के डॉग्स हैं जिनके लंबे बाल हों, फिर मॉज, विलो प्लांट और बियर बेरी, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनका नेचुरल हैबिटेट है। आपकी जो होम असाइनमेंट है आज की वो है डिफ़ाइन हैबिटेट। हैबिटेट को आपने डिफ़ाइन करना है कि हैबिटेट क्या होता है। तो उसके बाद आपने लिखना है कि हाउ डेजर्ट हैबिटेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉरेस्ट हैबिटेट, और डेजर्ट और फॉरेस्ट हैबिटेट में क्या फ़र्क है, ये क्यों डिफरेंट है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।